गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से जीनियस नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागतम है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस फोकस ऑन योर ड्रीम्स एपिसोड फोर्थ क्लास के अंदर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर आज अपने फिर से एक न्यू एपिसोड लेके आए हैं। नए जुनून, नई आस और नए कंटेंट के साथ आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड 4। 3 एपिसोड ऑलरेडी अपने डिस्कशन कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को उन एपिसोड के अंदर अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 4 के ऊपर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, डेली आपको यहाँ पे हमारे इस चैनल के ऊपर एपिसोड की क्लास मिल रही है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट जरूर कर देता हूँ। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो अपने आप से लड़ना है आपको, किसी और से नहीं लड़ना है। अपने आप से आपको जिद करनी है कि मेरे को क्या है, मेरे को मेरी मंजिल चाहिए। और आपकी, हम सब की अब एक ही मंजिल है कि अपने को चाहिए गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो आपका विनोद सर आपके लिए वो कंटेंट लेके आया है जिससे आप अच्छी तरह से पढ़ के आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है वो वहां से देखने को मिलेंगे। तो आइए यहां से आज की क्लास का पहला एपिसोड के अंदर पहला क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। बच्चे आइए जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ए ऑप्शन है बच्चे एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बी ऑप्शन है फियर, सी है स्ट्रेस एंड डी है वेगोटोमी। वेगोटोमी। तो इन्होंने बताया कि जितने आपको 4 ऑप्शन दिए उनमें से 3 ऑप्शन एक ऐसे हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, इंक्रीज करते हैं, और एक इंक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। एक्सेप्ट बेस का क्वेश्चन है बच्चे, एक्सेप्ट बेस का क्वेश्चन है। 3 तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है वो राइट है, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी का मतलब है पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट को क्या करते हैं बच्चे, इंक्रीज करेंगे। वो कौन से फैक्टर है जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करते हैं बच्चे, इंक्रीज करते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले भी कौन कौन से हैं जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। फियर हो गया बच्चे, एंगर, स्ट्रेस एंड वेगोटोमी इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, इसको अपने गैस्ट्रिक मोटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन अलग बन गया बच्चे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेरिस्टालिक मूवमेंट को क्या करता है बच्चे, डिक्रीज करता है। इस बात को नोट कर लेना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो पेरिस्टालिक मूवमेंट को क्या करेगा बच्चे, डिक्रीज करता है। लाइक अपने बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है और यहाँ पे पेरिस्टालिक मूवमेंट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। यहाँ पे एक्सेप्ट बेस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि वो कौन सा फैक्टर है जो पेरिस्टालिक मूवमेंट को इंक्रीज नहीं करता है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग के अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा बच्चे वो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे ए, करेक्ट किया जाएगा ए। नेक्स्ट अपने देखें बच्चे, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द स्टोमक। वो कौन सी आर्टरी है जो स्टोमक को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है बच्चे, आपको अच्छी तरह से पता है जितनी भी आर्टरीज होती है, जितनी भी आर्टरीज होती है, आर्टरीज के अंदर हमेशा कौन सा ब्लड होता है बच्चे, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जितनी भी वेन्स होती है उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है बच्चे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे बात करें एक्सेप्ट की तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं एक्सेप्ट के अंदर बच्चे, 2 ऑप्शन आते हैं एक्सेप्ट के अंदर। 2 कौन से, एक तो वेन है जिसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है, वो वेन कौन सी है बच्चे जिसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है, क्योंकि रिमेनिंग जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर वेन है बच्चे
उनमें CO2 मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा। बट एक ऐसी वेन्स है जिसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है, जिसको अपने पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही आर्टरी, जितनी भी बॉडी के अंदर आपकी आर्टरी है, सब में ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है बच्चे। बट एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है, जिनको अपने बच्चे पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। जो कि ब्लड राइट एट्रियम से ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी कहां से ब्लड लेके आती है बच्चे? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड होती है वो राइट वेंट्रिकल, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो कहाँ पे लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ पे लेके जाती है? फिर लंग्स के अंदर ब्लड लेके जाती है। ये जो नॉर्मली स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। तो आपको पता लग गया भी आर्टरी से रिलेटेड आपको बात बताइए, इससे रिलेटेड मैंने वेन भी बता दी है। बट ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग वेन दैट कैन कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, देन आपका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। आपसे पूछ लो कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर O2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी। और वो कौन सी वेन्स है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। तो यहां पे बच्चे देखिए 4 ऑप्शन है। कैरोटिड आर्टरी, बी गैस्ट्रिक आर्टरी, सी सीलियक आर्टरी और डी है ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी। तो यहां पे आपको बताना है बच्चे भी कौन सी आर्टरी है जो कि स्टोमक को ब्लड ऑक्सीनेटेड सप्लाई करती है। जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए बच्चे। ABCD 4 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। और यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। कैरोटिड आर्टरी के बारे में पहले बता देता हूँ, राइट आंसर नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। कैरोटिड आर्टरीज होती है बच्चे आर द मेजर ब्लड वेसल, जिसको अपने बोलते हैं, दैट प्रोवाइड यूर ब्रेन ब्लड सप्लाई। तो आपका क्लियर हो गया कि कैरोटिड आर्टरी होती है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है? सर ब्रेन को करती है। किसको करती है? ब्रेन को करती है। यू हैव 2 कैरोटिड आर्टरी, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 कैरोटिड आर्टरीज देखने को मिलती है, 2 कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलती है। ऑन आइदर साइड ऑफ यूर नेक, नेक के अराउंड ये सिचुएटेड होती है। तो ये भी अपने, जब एक और बता दूं यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, जब अडल्ट में CPR देते हैं, अडल्ट में CPR देते हैं, तब कौन सी आर्टरी को असेस किया जाता है? तो ये भी नोट कर लेना बच्चे, कैरोटिड आर्टरी को अपने असेस करते हैं। और कितनी देर के लिए करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 5 से 10 सेकंड के लिए करते हैं, 5 से 10 सेकंड के लिए करते हैं। और यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी एब्सेंट मिलती है, देन अपने क्या देते हैं बच्चे? CPR देते हैं, CPR, जिसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं बच्चे। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं CPR की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे CPR का रेशो अगर पूछ ले तो नॉर्मली रेशो रहता है बच्चे 30:2, 30:2 रहता है। अडल्ट के अंदर चाहे एक बंदा CPR दे रहा है चाहे 2 बंदा CPR दे रहा है। बट अगर ये CPR का रेशो आपसे चिल्ड्रन के अंदर पूछ ले, CPR का रेशो अगर आपसे चिल्ड्रन में पूछ ले तो क्या रेशो हो जाता है बच्चे? अगर एक बंदा CPR दे रहा है तो रेशो रहेगा 30:2, 30:2 when rescuer can give the CPR। अगर चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर अगर 2 रेस्क्यूअर है, अगर 2 रेस्क्यूअर है बच्चे, 2 रेस्क्यूअर CPR दे रहे हैं, किसके अंदर है? चिल्ड्रन और इन्फेंट में, तो रेस्क्यूअर बच्चे वहां पे क्या हो जाएगा? 50:2 हो जाएगा बच्चे, 50:2 हो जाएगा। ये नोट कर लेना बच्चे कंप्लीट एग्जाम के अंदर। अगर 2 दे रहे हैं चिल्ड्रन और इन्फेंट में, रेशो 50:2, एक बंदा CPR दे रहा है चिल्ड्रन में तो इन्फेंट में, तो रेशो रहेगा 30:2। अगर अडल्ट में 1 या 2 दे रहा है तो सेम रेशो रहता है बच्चे अडल्ट के अंदर, ये बात नोट कर लेना, ये भी कंप्लीट एग्जाम का क्वेश्चन है। और अडल्ट में CPR के देने से पहले आप सबसे पहले पेशेंट से पूछ रहे हो हाउ आर यू, आप ओके हो? वहां से पेशेंट का कोई रिप्लाई आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही है कि अनकॉन्शियस पड़ा है, आप जाते ही कैरोटिड आर्टरी को असेस किया ही नहीं और जाते ही आपने चेस्ट को कंप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को पूछते हैं हेलो भैया कैसे, ओके हो, आर यू ओके? ओके। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है देन अपने कैरोटिड आर्टरी को फील करते हैं और वहां से एब्सेंट मिलता है देन अपने को CPR देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही नहीं कि रोड के पास में कोई अल्कोहलिक पर्सन था, वो
फुल ड्रिंक करके गिरा हुआ है और आपने सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं देते ना। सबसे पहले पूछते हैं आर यू ओके, ओके, देन कैरोटीड फील करते हैं, कैरोटीड चल रही है, ठीक है, उसने कोई नस्ली दवा का या मेडिसिन से या कोई एल्कोहल का सेवन किया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अपने क्या करते हैं, कैरोटीड आर्टरी को फील करते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, देन अपने सीपीआर देते हैं। तो ये तो आपका पहला की पॉइंट है, वो आपका क्लियर हो गया होगा कैरोटीड आर्टरी वाला, जो कि नॉर्मली ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहाँ पे सिचुएटेड होती है बच्चे, तो आपको बता देना है नेक एरिया के अंदर सिचुएटेड होती है, नेक एरिया में सिचुएटेड होती है, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी डिजीज कोज अप टू वन थर्ड ऑफ ऑल स्ट्रोक। ए स्ट्रोक अकर व्हेन समथिंग ब्लड फ्लो टू योर ब्रेन कॉजिंग ब्रेन इंजरी। स्ट्रोक का मतलब है ये आपकी ब्लड वेसल्स है बच्चे, ठीक है, और ये आपके ब्रेन को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर कोई यहाँ पे थ्रोम्बोसिस इमोलिज्म की वजह से या आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है, तो वहां पे ब्रेन में क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, जिनकी वजह से ब्रेन के टिश्यू है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको अपने स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। इसके फर्दर आगे ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से हो सकता है यहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर भी हो जाए, ब्रेन हेमरेज भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये तो आपका था बच्चे कैरोटिड आर्टरी से रिलेटेड। सेकंड बी ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक लेके जा रहा हूँ बच्चे, जो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली है। सीपीआर से रिलेटेड मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, काफी सारे क्वेश्चन और बनते हैं, जब सीपीआर का क्वेश्चन आएगा वहां पे अपने डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है बच्चे गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये क्या करती है, ये भी स्टोमक को सप्लाई करती होगी, चलो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने इस ऑप्शन पे आ गए ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी, ये क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए अपने जानते हैं ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिपेलिक ट्रंक और इनोमिनेट आर्टरी, एक ही नाम है बच्चे, ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिपेलिक ट्रंक या इनोमिनेट आर्टरी इज एन आर्टरी ऑफ द मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम, और यहाँ पे वर्ड आया बच्चे मीडियास्टिनम, और ये कंप्लीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द मीडियास्टिनम, स्पेस बिटवीन टू लंग्स। क्या बोलेंगे बच्चे अपने इसको, स्पेस, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, टू लंग्स दैट इज नोन एज ए मीडियस्टेनम, या स्पेस अपने इसी को बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन वर्टिब्रा एंड स्टर्नम, ठीक है बच्चे, वर्टिब्रा और स्टर्नम के बीच में जो स्पेस होता है उसको मीडियस्टेनम, दैट सप्लाई ब्लड टू राइट आर्म, हेड एंड नेक। जो ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी होती है बच्चे, जो मीडियस्टिनम स्पेस होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा जो राइट आर्म होता है अपना, उसके अंदर राइट हेड साइड और राइट नेक साइड ये ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, आपको ब्रेकियोसिपेलिक का थोड़ा सा डिटेल में बताने की मैंने कोशिश की है। ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी के बारे में देखें तो ये बच्चे आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, हार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है 4 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट के अंदर से देखें अपने बच्चे अरोटा निकलता है, देन अरोटा के बाद आर्च ऑफ अरोटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चे आर्च ऑफ अरोटा है, ठीक है। और आर्च ऑफ अरोटा के बाद में देखें अपने बच्चे, आर्च ऑफ अरोटा के बाद में देखें अपने नॉर्मली ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये कौन सी है, आर्च ऑफ अरोटा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये असेंडिंग अरोटा है, आगे जो स्ट्रक्चर जा रही है ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो कौन सा है, असेंडिंग अरोटा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया अरोटा के बाद असेंडिंग अरोटा, देन आर्च ऑफ अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा के बाद देन डिसेंडिंग अरोटा, देन आगे आपको पता है नीचे की साइड में अब्डोमेन अरोटा जाता है, थोरेसिक अरोटा, देन अब्डोमेन अरोटा, देन राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, इस तरह से ब्रांच वो देखने को मिलती है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं, इस तरह से हार्ट होता है बच्चे, 4 चेम्बर होते हैं, इसको अपने राइट एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से अरोटा निकलता है बच्चे, ठीक है, इस तरह से रहता है अरोटा। देन इस तरह से आर्च ऑफ अरोटा जो ये स्ट्रक्चर जाती है,
देन उसके बाद है डिसेंडिंग रोटा, देन यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चे, डिसेंडिंग रोटा, डिसेंडिंग रोटा। उसके बाद में क्या जाता है बच्चे आगे, थोरेसिक रोटा, जो थोरेसिक कैविटी को सप्लाई करता है। देन थोरेसिक के बाद में अब्डोमिनल रोटा, अब्डोमिनल अरोटा, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आर्च ऑफ रोटा से अलग अलग ब्रांच निकलती है बच्चे, आर्ट ऑफ रोटा से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है यहाँ पे, ये देख लीजिए बच्चे, इसको बोलते हैं ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी। बात आ गई समझ में। आर्च ऑफ रोटा से क्या निकलती है, ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी निकलती है, जिसकी आगे जाके ब्रांच हो रही है वो अलग बात है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो रही है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांच हो रही है, और राइट सबक्लेवियन आर्टरीज की ब्रांच हो रही है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे अपने को बात क्वेश्चन इससे पूछा गया कि ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, तो राइट साइड में निकल रही है। तो आपको यही बोला था, राइट साइड के अंदर, राइट साइड के हेड को, ठीक है, नेक को, इसके अलावा राइट आर्म को, राइट आर्म को ब्लड सप्लाई करती है, यही बात पढ़ी थी अपने, और यही क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड वाले के अंदर आर्ट ऑफ रोटा से डायरेक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है बच्चे। ये आप ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको अच्छे से और बेटर समझा देंगे, मैं डायरेक्ट इस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ क्योंकि और डीपली जाएंगे, थ्योरी का पॉइंट है, बट बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी क्या होती है, आर्च ऑफ रोटा से निकलती है, और राइट साइड के अंदर राइट आर्म, हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करती है। ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है बच्चे। तो पता लग गया कहाँ से निकलती है, आर्च ऑफ रोटा से निकलती है, आर्च ऑफ अरोटा से निकलती है, और ब्लड सप्लाई किसको करती है, राइट साइड के, राइट साइड हेड, नेक और राइट आर्म, राइट आर्म को क्या करती है बच्चे, ब्लड सप्लाई करती है। तो ये बात भी हो गया। उसके बाद में आता है सीलियक आर्टरी, उसके बाद में आता है बच्चे, यहाँ पे बात करें तो सीलियक आर्टरी। तो सीलियक आर्टरी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बच्चे, यहाँ पे आपका आंसर सी है वो राइट आंसर रहेगा। देख लीजिए, सबसे पहले सीलियक ट्रंक के बारे में बता देता हूँ। सीलियक आर्टरी कैसे राइट रहेगा सर, गैस्ट्रिक आर्टरी भी अपने बोल सकते हैं, जी बोल सकते हैं, दैट इज द ब्रांच ऑफ द, दैट इज द ब्रांच ऑफ द, ये बच्चे आपको अभी मैं बताया था, हार्ट से आपको स्ट्रक्चर बताई थी, अब्डोमिनल अरोटा आता है, ठीक है बच्चे। अब्डोमिनल अरोटा से ऊपर जो अरोटा आता है उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे, थोरेसिक अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोरेसिक अरोटा बोलते हैं, यही बात जानी थी। ये रहा थोरेसिक अरोटा, थोरेसिक अरोटा से ऊपर क्या आएगा बच्चे, इस तरह से हार्ट होगा, ठीक है, और राइट से ये 4 चेम्बर होंगे, और ये आपका बताया राइट है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल है जिससे अरोटा निकलता है, ये निकला भी अरोटा, ये ऊपर घूम के गया आर्च ऑफ अरोटा, देन ये क्या आएगा बच्चे, डिसेंडिंग अरोटा, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो। थोड़ा सा ये पाथवे अलग हो गया बच्चे, थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूं, देख लीजिए, ये इस तरह से जाएगा बच्चे, ये जाएगा डिसेंडिंग रोटा, देन इसके अंदर आके मिल जाएगा, और इस क्या होगा असेंडिंग रोटा, देन डिसेंडिंग रोटा, ये ऊपर जा रहा है, ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग रोटा है। ये आगे क्या आ गया बच्चे, थोरेसिक रोटा, देन अब्डोमिनल रोटा। अब्डोमिनल रोटा आ गया, इसका मतलब बात कहाँ पे पहुंच गई, अब्डोमिनल कैविटी। बात कहाँ पे पहुंच गई बच्चे, एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी अपने बोल सकते हैं बच्चे। लार्जेस्ट कैविटी इसको अपने बोलते हैं, लार्जेस्ट कैविटी होती है आपकी बॉडी के अंदर। आपको पता है क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो एब्डोमिनल रोटा, एब्डोमिनल रोटा के अंदर से आगे ब्रांच निकल रही है बच्चे, जिसको अपने बोला है यहाँ पे सीलियक ट्रंक। क्या बोला है इसको, सीलियक ट्रंक बोला है, ये सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से इधर देखें तो लीवर साइड में जा रही है कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है। और इधर से देखें बच्चे तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। बात में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके समझ में ये आ रहा है कि स्टोमक होता है, आपके भाई दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है कि स्टोमक को कौन सी ब्लड सप्लाई करती है, आपका आंसर जा रहा है जी गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है, गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। यही बात जा रहा है कि गैस्ट्रिक आर्टरी की सर 2 ब्रांच होती है, एक ब्रांच को राइट गैस्ट्रिक आर्टरी बोल देंगे सर, और दूसरी को क्या बोल देंगे, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बोल देंगे,
ठीक है बच्चे, जो आपके बात में दिमाग में बात जा रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको नोट कर लेना बच्चे। गैस्ट्रिक आर्टरी राइट है, अगर यहाँ पे आपके पास सीलियक आर्टरी ऑप्शन में ना होता तो आपका आंसर है वो करेक्ट जाता गैस्ट्रिक आर्टरी। बट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी, सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी दे दिया। अब आपको पता है गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो ब्रांच किसकी होती है बच्चे, ब्रांच होती है वो किसकी होती है, सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है गैस्ट्रिक आर्टरी। अब राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, सी जाएगा। तो यही मैं बात आपको बताने के लिए इतनी रामलीला के बारे में आपको बताया है। तो नॉर्मली अगर सीलियक आर्टरी ऑप्शन में ना होता ना, फिर आपका आंसर क्या जाता बच्चे, गैस्ट्रिक आर्टरी जाता, जो कि राइट और लेफ्ट होती है। बट यहाँ पे सीलियक आर्टरी ऑप्शन आ गया है ना, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा बच्चे, अब यहाँ पे आपका आंसर है वो यहाँ पे जाएगा बच्चे सी, सी इज द राइट आंसर। बात आ गई समझ में। यही क्वेश्चन था अपना, विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द स्टोमक, तो आपका राइट आंसर जाएगा सीलियक आर्टरी। हाँ, सीलियक आर्टरी अगर ऑप्शन में नहीं है देन आपका गैस्ट्रिक जाएगा बच्चे, क्योंकि गैस्ट्रिक आर्टरी दैट इज द ब्रांच ऑफ द सीलियक आर्टरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं बच्चे अपने। नेक्स्ट है बच्चे अस्थमा, और आंखें खोल लेना बच्चे। अब यहाँ पे अस्थमा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मैं यहाँ पे अस्थमा क्वेश्चन लेके एक आया हूँ, और यही जीनियस नर्सिंग एकेडमी की बेस्ट से बेस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है कि एक क्वेश्चन से आपको वोल ओवर टॉपिक के ऊपर ऑल टॉपिक का कंसेप्ट है वो क्लियर कर देना ही जीनियस नर्सिंग एकेडमी की मेन ताकत मानी जाती है। और यही आपको यहाँ पे देखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा कौन सा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चे। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन बार बार खलबली में चाहते हैं हर एग्जाम में। बात करें चाहे वो एम्स नोट सेट की हो, चाहे वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो जीएमसीएस हो, पीजी चंडीगढ़ हो, चाहे अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो आइए जानते हैं अपने आज के इस नेक्स्ट एपिसोड के क्वेश्चन के ऊपर। अस्थमा इज बेस्ट करेक्टराइज बाई, ए है बच्चे एन इन्फ्लामेटरी, बी है स्टडी प्रोग्रेसिव डिजीज, सी है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज विद लॉस ऑफ एल्वुलर वॉल, सी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर करेक्टराइज म्यूकस प्रोडक्शन। तो 4 आपके पास ऑप्शन है बच्चे, ए इन्फ्लामेटरी है, बी स्टडी प्रोग्रेसिव डिजीज है, सी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, और डी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय म्यूकस प्रोडक्शन। जल्दी से कमेंट करके यहाँ पे राइट आंसर पुट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है। मैं कमेंट इसलिए आपके रीड आउट नहीं कर रहा हूं कि ताकि बच्चे डिस्टरबेंस ना हो जब आपके पास ये रिकॉर्डिंग आए। बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है। मोस्टली का जो आंसर आ रहा है बच्चों का वो आ रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं राइट आंसर है बच्चे वो है यहाँ पे ए। क्या है, अस्थमा किस टाइप का है, एन इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तो यही है, अस्थमा इज नॉन प्रोग्रेसिव, किस टाइप की डिजीज है बच्चे, नॉन प्रोग्रेसिव क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे कोज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या है, अस्थमा एक नॉन प्रोग्रेसिव क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिनकी वजह से एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, और ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से पर्सन को डिस्पनिया डिस्पनिया भी यहाँ पे देखने को मिलता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। डिस्पनिया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, ए। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे अपने यहाँ पे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आ रहा है बच्चे वो शानदार है ब्रोंकियल अस्थमा। क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको अपने एलर्जिक अस्थमा भी बोला जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा जिसको किस नाम से जानते हैं बच्चे, एलर्जिक अस्थमा, इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा विच अकर ड्यू टू हाइपरसेंसिटिव एन एलर्जन। एलर्जन के अंदर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है बच्चे, लाइक यहाँ पे अपने बोल सकते हैं डस्ट हो सकता है, लाइक यहाँ पे अपने बोल सकते हैं कोई भी मेडिसिन हो सकती है, लाइक यहाँ पे अपने बोल सकते हैं जैसे कि क्रीम्स हो गया, या जितने भी आप ये स्प्रे यूज करते हो ना, जितने भी स्प्रे यूज करते हैं जैसे कि अलग अलग सा गया, कोबरा का हो गया, स्मेल्स के लिए अपने नॉर्मली यूज करते हैं ना। तो कोई भी यहाँ पे एलर्जन से, एलर्जन क्या होगा बच्चे, एलर्जन हमेशा आपकी बॉडी के अंदर जाता है
और बॉडी के अंदर आपके जो मास सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्या सिक्रीट करवा देगा, हिस्टामाइन रिलीज करवा देता है, हिस्टामाइन रिलीज करवा देता है, सीरोटोनिन रिलीज करवा देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवा देता है। वो सारे के सारे क्या करते हैं बच्चे, वो सारे के सारे क्या करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेंगे, जिससे पेशेंट को रेस्पिरेशन डिफिकल्टी से क्या होगा, प्रॉब्लम शो देखने को मिलेगी। तो ब्रोंकियल अस्थमा जिनको एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं, और सबसे ज्यादा कारण है इसका धूल मिट्टी हो गया, ठीक है, किसी को देखें तो अपने यहाँ पे धूप से भी एलर्जी है, किसी को जितने भी अपने ये कॉस्मेटिक्स आइटम्स आते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलर्जन, जो भी एलर्जन है जिसकी वजह से एलर्जी होती है, तो उसको अपने ब्रोंकियल अस्थमा और एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। और आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा, क्वेश्चन बन गया बच्चे, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा, फॉर्म ऑफ अस्थमा, तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चे, ऑप्शन जाएगा ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जिक अस्थमा। नेक्स्ट है बच्चे, ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, जब भी किसी पर्सन को क्या होता है, अस्थमेटिक अटैक आता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब है यहाँ पे अपने जो आगे जाके ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है, देन आगे जाके लंग्स की तरफ जाती है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बता रही है, ब्रोंकियल ट्यूब होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है बच्चे। स्वेलिंग आने की वजह से वो ये ट्यूब है, इसमें स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग आने की वजह से ये ट्यूब क्या हो जाएगी बच्चे, नैरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये ट्यूब नैरो हो जाएगी। नैरो होने की वजह से एयरवे वहां पे क्या हो जाएगा, नैरो, टर्न मोर सेंसिटिव टू इरिटेंट इन द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस द फ्लो ऑफ एयर इनटू और आउट ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को अस्थमेटिक अटैक आता है, उसके अंदर जो एयरवे होता है या जो ब्रोंकाई होती है, उनका जो एयरवे है उसके अंदर क्या आ जाती है बच्चे, स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने की वजह से वो एयरवे क्या हो जाता है बच्चे, नैरो हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो अंदर O2 जा रही है और जो बाहर CO2 निकल रही है, उनका इन और आउट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है बच्चे, रिड्यूस हो जाती है, फ्लो ऑफ एयर रिड्यूस हो जाती है, फ्लो ऑफ एयर। इसके अलावा बच्चे, इफ एस्थमेटिक अटैक कोज्ड बाय हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत ही अच्छी बात बताइए बच्चे, अगर किसी पर्सन को अस्थमेटिक अटैक, बोलते हैं ना, किसी के पहले दादा को था, फिर पापा को था, फिर उसके जो भी बच्चे थे उनको भी अस्थमेटिक अटैक है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अस्थमेटिक अटैक चल रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जी, जिसको एटोपी अस्थमा बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, एटोपी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। इफ asthmatic attack caused by hereditary and environmental factor like inherited tendency to develop allergy, that is called atopic asthma, आपने बोलेंगे बच्चे। इसके अलावा देखें बच्चे, although pulmonary hypertension as result of left ventricle follicular, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या है बच्चे, फेल्यूर बोल रहा है यहाँ पे, जिसको कार्डियक अस्थमा बोलते हैं, एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसे कि वायरल इलनेस एल्सो कोज अस्थमा। यहाँ पे क्या बात बोली है बच्चे, इन्होंने बोला है कि कार्डियक अस्थमा भी होता है। क्या बात बोली इन्होंने, कार्डियक अस्थमा होता है। कैसे होता है देख लीजिए बच्चे, सबसे पहले हार्ट के ऊपर लेके जाना पड़ेगा बच्चे आपको। ये हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, ये राइट एट्रियम है, ये अपने लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे बच्चे, और इसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। यहां से निकल जाता है अरोटा, ठीक है बच्चे, जिनको अपने सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और यहां से निकलती है बच्चे पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, जिनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। क्लियर है बच्चे। और ये कहां पे ब्लड लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है मेरे प्यारे बच्चों लंग्स के अंदर। कहां पे लेके जाता है, लंग्स के अंदर। अब आपको पता है लोअर और अपर बॉडी से जो ब्लड आता है राइट एट्रियम में, अपर बॉडी से जो ब्लड लेके आता है उसको सुपीरियर वेना केवा, और लोअर बॉडी से जो ब्लड लेके आता है उसको इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। और जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा है उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है बच्चे, डीऑक्सीनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सबसे पहले कौन से चेंबर में आता है आपसे पूछ ले, तो आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चे, राइट एट्रियम के अंदर आता है।
कौन से चेम्बर में आता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्स होती है बच्चे। क्या होती है? वॉल्स होती है। और इन वॉल्स को बोलते हैं बच्चे ट्राइकस्फिड वॉल। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्फिड वॉल। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, ट्राइकस्फिड वॉल। और ये क्वेश्चन बन गया बच्चे आपका। और क्वेश्चन से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से तो नहीं पूछा जाता, बट जब कार्डियक वास्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, पूछता है कि ट्राइकस्फिड वॉल्स किस चेम्बर के बीच में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ गया बच्चे? डीऑक्सीनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड आ गया? डीऑक्सीनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होगी? ये भी क्वेश्चन बन गया। एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लंग्स में ब्लड चला गया, और लंग्स के अंदर क्या होता है बच्चे? लंग्स के अंदर आपको पता है इस तरह से आगे क्या होती है? एल्वेलाई होती है। तो लंग्स के अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपका, थोड़ा क्वेश्चन से क्वेश्चन चल रहे हैं, बेसिक चीज बता रहा हूँ, इस चीज के ऊपर आऊंगा मैं घूम के, कार्डियक अस्थमा क्यों होता है। तो यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या होता है बच्चे? एल्वेलाई होती है, क्योंकि देखो लंग्स के अंदर क्या है? पल्मोनरी आर्टरी CO2 ब्लड लेके आ गई है, और यहाँ से लंग्स से कौन जाएगा? लंग्स से जाएगा बच्चे पल्मोनरी वेन। ये जा रही है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे मैं सीधा इतना ही बनाता हूँ, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके आ गई है बच्चे? ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये भी और क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि वो कौन सी वेन है जिसके अंदर है ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है? पल्मोनरी वेन होती है बच्चे। ठीक है। अब लंग्स का काम क्या होता है? O2 CO2 को एक्सचेंज करना। नॉर्मल वर्ल्ड में बोले तो लंग्स में कौन होता है बच्चे? एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई होती है। ठीक है। इसलिए एल्वियोलाई को क्या बोला जाता है बच्चे? क्वेश्चन से क्वेश्चन, फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन निकला हुआ है। फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। यूनिट ऑफ लंग्स किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चे एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर भी देखें दो टाइप की होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। आपसे पूछ ले कि भी कौन सी एल्वेलाई है, टाइप फर्स्ट या सेकंड, जो O2 CO2 का एक्सचेंज करती है, तो आपका आंसर जाना चाहिए टाइप फर्स्ट होती है बच्चे। 95% होती है। कितनी होती है? टाइप फर्स्ट एल्वेलर सेल 95%, टाइप सेकंड कितनी होती है? 5%। ठीक है। 95% होती है, जिनको एल्वेलर टाइप फर्स्ट या न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। टाइप सेकंड को एल्वेलर टाइप सेकंड या न्यूमोसाइट टाइप सेकंड बोलते हैं, जिसका काम होता है सरफेक्टेंट का रिलीज करवाना। टाइप सेकंड का काम क्या होता है? सरफेक्टेंट का। अब यहाँ पे बात आ जाइए, अपना क्वेश्चन क्या था? अपना ये बात मोटी मोटी देख लिए, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपने। क्वेश्चन क्या था अपना? अपना क्वेश्चन था बच्चे यहाँ पे, एक मिनट आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन एज रिजल्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये कह रहा है कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चे, ये कह रहा है जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा मतलब लेफ्ट एट्रियम फेल हो जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होती है बच्चे, इस वॉल्स को बोला जाता है बाइकस्फिड वॉल। बाइकस्फिड वॉल। ठीक है बच्चे। क्या बोल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल। तो ये है बच्चे लेफ्ट एट्रियम, और ये है नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, इसका मतलब अरोटा में ब्लड नहीं जाएगा। अरोटा में ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड क्या होगा? यहीं पे पड़ा रहेगा। पीछे से ब्लड आ रहा है, पीछे से ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम आएगा। लेफ्ट एट्रियम आगे पुश कर रहा है, लेकिन आगे लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है। अब ब्लड का क्या होगा बच्चे? अब ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होगा। ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होगा, जिनकी वजह से पल्मोनरी जो वेन है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा बच्चे? बढ़ जाएगा। ठीक है। अब ब्लड का सर्कुलेशन पल्मोनरी वेन में बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बैकवर्ड फ्लो आ गया। बैकवर्ड फ्लो आएगा तो लंग्स में भी क्या होगा? फ्लूइड पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और इसकी वजह से ये पीछे से ब्लड आ रहा है, लेकिन ये भी आगे कहाँ लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी? क्योंकि आगे तो ब्लड जा ही नहीं रहा, बैकवर्ड फ्लो के आ रहा है ब्लड सारा का सारा। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, जिनकी वजह से क्या हो जाता है बच्चे? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एडिमा भी हो जाएगा बच्चे। और एडिमा होने की वजह से वहां पे पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कार्डियक अस्थमा के नाम से अपने जानते हैं। ये बात बताइए। ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें बताई है कि अस्थमा की माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए हार्ट को, तो उसकी कंडीशन में भी क्या होता है, अस्थमा है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जो एंटीबॉडीज होती है उन एजेंट को एंटीजन एंटीबॉडी हाइपरटेंशन रिएक्शन होगी, जिनकी वजह से एनाफाइलेटिक रिएक्शन भी डेवलप हो सकती है। और उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एस्थमेटिक अटैक है वो पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे ये की पॉइंट था अपना, की पॉइंट आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट अपने यहाँ पे बड़े बच्चे आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट अपना जो की पॉइंट है वो यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट जो की पॉइंट है अपने यहाँ पे देखें तो देख लीजिए, नेक्स्ट की पॉइंट है सिंगल लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर अस्थमा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, सिंगल लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर अस्थमा का पूछा है। तो क्या होगा बच्चे, एटोपी और हेरिडिटरी माना जाता है। सबसे ज्यादा जो अस्थमा का रीजन माना जाता है वो हेरिडिटरी माना जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी है वो अस्थमा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और उन्हीं पर्सन में सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर माना जाता है जिनकी फैमिली में पहले से कोई एस्थमेटिक पेशेंट होता है। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपसे यही पूछेगा आपके किसी फैमिली मेंबर के अंदर कभी कोई एस्थमेटिक पेशेंट था क्या? आप बोलोगे जी था, तो आपको यहाँ पे फिर एस्थमेटिक पेशेंट मान के ट्रीटमेंट देना वो स्टार्ट करेगा। बट सबसे रिस्क फैक्टर है उन पर्सन में देखने को मिलता है जिनके फैमिली के अंदर इस टाइप का कोई पेशेंट होता है। ये बात नहीं है कि वो अदर जिनके फैमिली में पेशेंट नहीं है उनको नहीं होगा, हो सकता है उनको भी, बट रिस्क फैक्टर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा किस में देखने को मिलती है, उन पर्सन में देखने को मिलती है जिनके घर में ऑलरेडी पहले से कोई पेशेंट होता है। नेक्स्ट बच्चे, साइन एंड सिम्टम ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे ये भी। साइन एंड सिम्टम इन एस्थमेटिक पेशेंट की बात की जाए बच्चे, पहला साइन मोस्ट 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रोलॉन्ग डिफ्यूज विजिंग और विस्लिंग ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। तो यहाँ पे ये विजिंग और विस्लिंग साउंड है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे 3 स्टार दे रहा हूं बच्चे, नोट कर लेना। इसके अलावा एस्थमेटिक पेशेंट होता है, इसको आपको बार बार मैंने बता दिया बच्चे, डिस्पनिया तो होता ही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको अपने बोलते हैं, और इसके अलावा कफिंग भी उसको देखने को मिलेगा। तो ये बच्चे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और खलबली मचा रहा है बार बार, जो नेक्स्ट नोट लगा के आपको डाटा दिया है, ये भी क्वेश्चन खलबली मचा रहा है बार बार। क्या मचा रहा है, पूछा जाता है ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक, ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक पेशेंट में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। तो रेस्टलेसनेस, कफ एंड प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन अकर ड्यूरिंग अटैक, अटैक बोला है बच्चे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, याद रख लेना, रेस्टलेसनेस, कफ और प्रोफ्यूज पर्सिपिरेशन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आफ्टर एस्थमेटिक अटैक या आफ्टर अटैक ऑफ अस्थमा कौन से सिम्टम देखने को मिलता है। आफ्टर अटैक ऑफ अस्थमा याद रख लेना बच्चे, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, और ये भी यहाँ पे 3 स्टार में इस क्वेश्चन को देता हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, बार बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है अपने यहाँ पे देखें अस्थमा ट्राइड। अगर आपसे अस्थमा ट्राइड पूछ ले, अस्थमा ट्राइड आपसे पूछ ले कि अस्थमा ट्राइड में कौन कौन से इन विच ऑफ द फॉलोइंग अस्थमा ट्राइड सिम्टम एक्सेप्ट, तो यहाँ पे ट्राइड सिम्टम में अस्थमा ट्राइड से रिलेटेड पूछ ले भी अस्थमा ट्राइड किस किस की वजह से होता है, तो आपको देखना है नेजल पॉलिप्स, सेस्टी2, एस्प्रिन और नॉन स्टीरॉइड और अस्थमा। अस्थमा ट्राइड के अंदर खुद अस्थमा होता है, या फिर वो पर्सन जो एस्प्रिन टेबलेट ले रहा है उससे उसको सेंसिटिविटी है, या नेजल पॉलिप्स है, उनकी वजह से एस्थमा ट्राइड सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रख लेना। इसके अलावा बच्चे स्टेटस अस्थमेटिक, स्टेटस अस्थमेटिक क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चे, स्टेटस अस्थमेटिक। और स्टेटस अस्थमेटिक के अंदर देखें बच्चे क्या होता है, स्टेटस अस्थमेटिक को सबसे पहले तो अक्यूट सीवियर अस्थमा बोलते हैं बच्चे, अक्यूट सीवियर अस्थमा बोला जाता है।
और जिसके अंदर परसिस्टेंट एंड इंट्रैक्टेबल अस्थमा देखने को मिलता है। परसिस्टेंट और इंट्रैक्टेबल अस्थमा का मतलब है पेशेंट को, जो स्टेटस एस्थमेटिक पेशेंट होता है बच्चे, उसको अपने अक्यूट सीवियर अस्थमा भी बोलते हैं, जिसके अंदर परसिस्टेंट और इंट्रैक्टिव अस्थमा देखने को मिलता है। और इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर बात की जाए तो मैनिफेस्ट विद स्टेटस एस्थमेटिक पेशेंट है, जिसके अंदर टेकीपनिया देखने को मिलेगा बच्चे, लेबरेड रेस्पिरेशन विद अपर टोन एक्सेलेशन, माउथ को ओपन करके या जल्दी जल्दी सांस लेगा, टेकीकार्डिया होगा विद हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चे, हाई देखने को मिलेगा। तो स्टेटस एस्थमेटिक पेशेंट होता है बच्चे, इसका अदर नेम याद रख लेना और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, थोड़े से याद रख लेना, टेकीपनिया, लेबरेड रेस्पिरेशन, अपर टोन एक्सेलेशन एंड टेकीकार्डिया। ठीक है बच्चे, इसके अलावा देखें बच्चे अपने यहाँ पे, तो नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन एस्थमेटिक पेशेंट। स्टेटस एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर रोल ऑफ नर्स क्या हो रहता है बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं बच्चे, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रोल ऑफ नर्स पूछा जाता है स्टेटस एस्थमेटिक पेशेंट, जिसमें टेकीपनिया होता है, लेबरेड रेस्पिरेशन होता है, टेकीकार्डिया होता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है। उस कंडीशन में आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप एस्थमेटिक पेशेंट आपके पास आया तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर और एज ए सीएचओ आपका क्या रोल रहेगा। तो यहां पे देख लीजिए बच्चे, पेशेंट इज इंडिकेशन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा, टेकीकार्डिया, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है और लेबरेड रेस्पिरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी उसको क्या है बच्चे, हाइपोक्सिया है। सो इन दिस कंडीशन रोल ऑफ नर्स टू स्टार्ट ऑक्सीजन सप्लाई एंड चेक वाइटल साइन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग पेशेंट। बहुत ही प्यारी बात बताई है, जैसे ही स्टेटस एस्थमेटिक का पेशेंट आपके पास आता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस का पेशेंट आपके पास आता है, तो आपका क्या जिम्मेदारी बनेगी बच्चे, सबसे पहले तो आप पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं, पोजीशन भी पूछ लेते हैं, ये तो रोल था, पोजीशन भी पूछ लेते हैं भी कौन सी पोजीशन आप पेशेंट को देते हो। नर्स प्रोवाइड पोजीशन इन स्टेटस एस्थमेटिक पेशेंट, कौन सी पोजीशन देते हैं बच्चे, तो आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अपराइट या हाई फाउलर पोजीशन पेशेंट को दी जाती है, जिसके अंदर पेशेंट के एलिवेट करते हैं पेशेंट आर्म ऑन पिलो एट द साइड और ऑन ए पिलो प्लेस्ड ऑन ए ओवर बेड टेबल में बी वेंटिलेटरी एफर्ट्स। तो यहाँ पे अपने बेड टेबल भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे पिल्लो प्लेस करके, ताकि पेशेंट अच्छी तरह से सांस है वो ले सके। तो यहाँ पे पोजीशन से रिलेटेड भी बच्चे क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा हुआ है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपने देख लिया होगा बच्चे जीनियर नर्सिंग एकेडमी की ताकत को, यही बात है, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप ऐसे ही डेली क्लासेज चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को शेयर करना है और लाइक करना मत भूलिए। बार बार बोल रहा हूं बच्चे, चैनल को क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें और ताकत देगा, ताकि आपके पास इस तरह की बेहतरीन एपिसोड मैं आपको डेली डिलीवर करता रहूं बच्चे। और आपको पता है जो भी हम कंटेंट लेके आ रहे हैं वो शानदार कंटेंट लेके आ रहे हैं, आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से ऑल ओवर टॉपिक कवर कराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे याद रखना। आगे चलते हैं थोड़ा सा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट विद स्टेटस एस्थमेटिक, हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट विद स्टेटस एस्थमेटिक, अवॉइड इंटुबेशन, adherent to treatment, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर को पुट करना है, यहाँ पे राइट आंसर को पुट करना है बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है बच्चे वो रहेगा ए। देखो मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस आपकी प्रायोरिटी रहती है, बट हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी वो अवॉइड इंटुबेशन,
क्योंकि जो भी एस्थमेटिक पेशेंट होता है बच्चे, वहां पे आप इंटूबेशन का कर रहे हो, इंटूबेशन के अंदर क्या चाहे आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे ट्रेक्यूस्टोमी, ट्रेक्यूस्टोमी अलग हो गया, इंटूबेशन के अंदर एंडोट्रेकियल इंटूबेशन कर रहे हो, इसका माउथ के ट्यूब आप है वो कहां पे डाल रहे हो, ये पर्सन है, ये पर्सन है बच्चे, और इसके थ्रू ये जो ट्रेक है उसमें ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो आप माउथ के थ्रू, बट यहाँ पे ट्यूब नहीं जाएगी क्योंकि एस्मेटिक पेशेंट का जो ट्रेकिया है या ब्रोंकाई है वो क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है, तो फर्दर यहाँ पे इंजरी होने के चांस रहते हैं, तो अपने इंटूबेशन वो क्या करते हैं बच्चे, अवॉइड करते हैं, याद रख लेना अच्छे से। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एजेंट टू कॉज ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, भी वो कौन सा एजेंट है जिनकी वजह से पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आने के चांस होते हैं। आपको ऊपर ही बताया था कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी या एस्पिरिन एक ऐसी ड्रग है जिनके थ्रू जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज देखने को मिलती है, तो यहाँ पे एस्पिरिन टेबलेट है वो अस्थमेटिक अटैक दिखा सकती है। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन आपके पास, इन विच कंडीशन चारकोट लेडन क्रिस्टल आर सीन इन स्पुटम, चारकोट लाइडन क्रिस्टल आर सीन इन स्पुटम, ए सीओपीडी, बी न्यूमोनिया, सी एटिलैक्टिस और डी ब्रोंकियल अस्थमा, डी ब्रोंकियल अस्थमा। तो यहाँ पे चारकोट लेडन क्रिस्टल है वो स्पुटम के अंदर देखने को मिल रहे हैं, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं बच्चे, ये आपको यहाँ पे राइट आंसर है वो पुट करना है। तो सबसे पहले राइट आंसर तो मैं बता देता हूं आपको, चारकोट लेडन क्रिस्टल इज considered to be morphological hallmark of eosinophil related disease, are often also found in inflammatory nasal allergic or paranasal sinus content of patient with allergic rhinitis and bronchial asthma। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर यहाँ पे पेशेंट के अंदर इयोसिनोफिल्स है वो क्या होती है बच्चे, बढ़ जाती है, जिनकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जब लेबोरेटरी में देखते हैं वो वहां पे क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेल के अंदर, जिनको चारकोट लेडन क्रिस्टल बोलते हैं, और किसके अंदर देखने को मिलता है, ये नॉर्मली ब्रोंकियल अस्थमा में देखने को मिलता है। याद रख लेना चारकोट लेडन क्रिस्टल कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है ब्रोंकियल अस्थमा राइनाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। क्रोनिक अस्थमा लीड टू, पहला है एटिलैक्टिस, बी है इम्पाइसीमा, सी है इम्पाइमा, सी है इम्पाइसीमा और डी है निमोनिया। आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे बच्चे। क्रोनिक अस्थमा लीड टू ए एटिलैक्टिस, बी इम्पाइसीमा, बी इम्पाइमा, सी इम्पाइसीमा और डी निमोनिया। तो यहाँ पे आपको आंसर पुट करना है, जल्दी से कमेंट पुट कर दीजिए। आपके कमेंट विजुलाइज है, मैं कमेंट के ऊपर ज्यादा रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ इस वजह से कि ताकि आपको टाइम पीरियड है वीडियो का वो कम मिले। अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर 1 आवर से ज्यादा वीडियो है वो आप मत बनाए कीजिए, क्योंकि हम वीडियो को देखने से पहले ही डर जाते हैं कि 1.5 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, इसलिए हम वीडियो की जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, क्रोनिक अस्थमा लीड टू। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं बच्चे, अपने देखो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं। आपको एटिलैक्टिस का मतलब पता होना चाहिए। एटिलैक्टिस क्या होता है, एटिलैक्टिस का मतलब है रेफर टू कोलैप्स ऑफ एलोवेलाई। एलोवेलाई का कोलैप्स हो जाना ही क्या कहलाता है बच्चे, एटिलैक्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एलोवेलाई का कोलैप्स होना क्या कहलाता है बच्चे, एटिलैक्टिस। इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट is at risk for atelectasis because of because of effect of anesthesia and restrict breathing with pain। एलोवेलाई का कोलैप्स होना ही क्या कहलाता है, एटिलैक्टिस कहलाता है। सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एनास्थेटिक पेशेंट के अंदर। कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, ये एनास्थेटिक पेशेंट, एनास्थेटिक पेशेंट। अदरवाइज जो देखो डिजीज कंडीशन में होता है वो तो होता ही होता है। सबसे ज्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर एक बार कोलैप्स ऑफ एलोवेलाई देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो पेन होता है जी प्रोसीजर उसकी वजह से, जिसकी वजह से ब्रीथिंग जैसे जैसे लेता है तो पेन होता है, तो ब्रीथिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाती है पेन के साथ, तो वहां पे एटिलैक्टिस एलोवेलाई देखने को मिलता है। दूसरा इम्पाइमा, इम्पाइमा भी पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ। इम्पाइमा का मतलब है प्लूरल इफ्यूजन दैट कंटेन पस,
जो पैराइटल और विसरल लेयर होती है लंग्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, और कलेक्शन में सबसे ज्यादा क्या होता है, पस होती है। नेक्स्ट है बच्चे सीओपीडी, जिसकी फुल फॉर्म भी आते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दैट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्पाइसीमा। यहाँ पे सीओपीडी होता है उस पर्सन में देखने को मिलता है जिनको लॉन्ग टाइम से तो ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। इम्पाइसीमा, इम्पाइसीमा के अंदर क्या होता है बच्चे, इम्पाइसीमा अभी नीचे आ जाएगा आपका। इसके अलावा बच्चे निमोनिया, निमोनिया क्या बच्चे, इज ए अक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स टिश्यू caused by बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, केमिकल और अदर फैक्टर। केमिकल में आपने देखा हो ना, एस्पिरेट निमोनिया भी पढ़ा होगा आपने, जिसे कई बार केरोसिन कोई बच्चा ले लेता है, ठीक है, बच्चे को पता नहीं होता, नीचे केरोसिन पता था, उसने केरोसिन पी लिया, कुछ केरोसिन है वो एस्पिरेट करके लंग्स में चले गए, तो एस्पिरेट निमोनिया बना दिया, ठीक है ना। तो निमोनिया क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स टिश्यू का। इन्फ्लामेशन होने का कारण है वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पंजाई हो सकता है, और केमिकल भी हो सकता है। और आंसर इस क्वेश्चन का क्या बच्चे, सी है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सी है, और ये आपका रहेगा बच्चे सी। क्वेश्चन कहां पे गया, आंसर है बच्चे इसका इम्पाइसीमा। क्रोनिक अस्थमा होने से क्या हो जाता है बच्चे, इम्पाइसीमा हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्पाइसीमा हो जाता है। इम्पाइसीमा भी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिल जाएगा डिटेल के अंदर बच्चे। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी यहाँ पे इम्पाइसीमा भी आपको मैं बता ही देता हूं। इम्पाइसीमा क्या होता है ये भी आप देख लीजिए बच्चे। इम्पाइसीमा के अंदर देखें, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल दैट इज कॉल्ड इम्पाइसीमा। एल्वियोलर वॉल, एल्वियोला ये होती है बच्चे सबसे ज्यादा अपने के अंदर, जो भी आपको बताया फंक्शन यूनिट बोला था जिनको एल्वियोलाई को, एल्वियोलर वॉल्स होती है, ये देख ली इस तरह से एल्वियोलाई अपने बोलते हैं, ठीक है। जो ये एल्वियोलाई है उनकी वॉल्स होती है, उनका क्या हो जाता है बच्चे, डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उनको इम्पाइसीमा बोलते हैं। और इम्पाइसीमा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे वो यही आता है कि चेस्ट क्या हो जाती है, बेरल चेस्ट। बेरल चेस्ट किस में देखने को मिलता है, इम्पाइसीमा में। इसके अलावा डिफिकल्टी ब्रीथिंग ड्यूरिंग एक्सर्शन, ठीक है, वेट लॉस होगा पेशेंट का, डिमिनिश ब्रीथ साउंड सुनाई देगी, और रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाती है पेशेंट की, इंक्रीज हो जाती है, ये आएगा इम्पाइसीमा के अंदर बच्चे। इसके अलावा टोबैको स्मोकिंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टिश्यू डिस्ट्रैक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इम्पाइसीमा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या माना जाता है, वो पर्सन जो सबसे ज्यादा टोबैको स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीते हैं, उनमें एल्वियोलाई के डिस्ट्रैक्शन होने के चांस होते हैं, वो क्या होते हैं, एक वो पर्सन जो स्मोकिंग नहीं करता उनके कंपैरिजन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे बट इन फ्यू इम्पाइसीमा पेशेंट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है बच्चे। आपने बोला कि सर एक बहुत सारे, एक मैंने तो देखा था, एक हमारे गांव में लेडीज थी, या हमारे गांव के अंदर एक फीमेल लेडीज, अपने बोल सकते हैं एज कोई भी अपने यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे गांव के अंदर पड़ोस में एक 40 साल की लेडीज थी, वो तो सर कभी भी स्मोकिंग नहीं करती थी, बट उसको इम्पाइसीमा कैसे हो गया, उसको इम्पाइसीमा होने का कारण भी ये हो सकता है अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ग्रुप ऑफ जेनेटिक इलनेस इन विच देयर इज इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव एंजाइम एक्टिविटी इन द लंग्स। लंग्स के अंदर अल्फा 1 ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, जो कि एक एंजाइम की तरह रोल प्ले करता है आपकी लंग्स में, अगर इसकी अल्फा फास्ट एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी लंग्स के अंदर क्या हो सकता है, इम्पाइसीमा हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आया हो बच्चे। इम्पाइसीमा का पॉजिटिव एजेंट पूछा था भी क्या कारण हो सकता है, तो वहां पे अल्फा फास्ट एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी था। नेक्स्ट है बच्चे डाइट इन इम्पाइसीमा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे डाइट से। डाइट में फ्रीक्वेंट स्मॉल मील ऑफ AG2 चेव एंड AG2 डाइजेस्ट सॉफ्ट डाइट देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है बच्चे हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट अपने यहाँ पे देते हैं। हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट यहाँ पे देने की बच्चे कोशिश करते हैं। और ये थी बच्चे आज की आपकी शानदार क्लास एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 4 आपका आज क्या हो चुका है बच्चे, फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट आपको एपिसोड 5 मिलेगा बच्चे, शानदार कंटेंट के साथ 5 एपिसोड के अंदर आएंगे, और धीरे धीरे ऑल ओवर टॉपिक के ऊपर अपने बच्चे, ऑल ओवर टॉपिक के ऊपर अपने क्या होंगे बच्चे,
ऑल ओवर टॉपिक के ऊपर अपने क्या करेंगे, हर टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करके चलेंगे। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है गवर्नमेंट जॉब लगना, तेरे बस का नहीं है गवर्नमेंट जॉब लगना, तेरे जैसे नहीं है इस दुनिया में, जो ऐसे थोड़ी है घर बैठे बैठे रजाई में बैठे रहोगे गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। ताना देते हैं ना घर में, अगर कोई देवरानी जेठानी है या घर में आप पढ़ रहे हो और आपके पड़ोसी है, वो कहते हैं ये सारे दिन अंदर ही अंदर घुसा रहता है, पढ़ता रहता है, ऐसे घर में रजाई में घुसने से कौन सा नौकरी लगा जाता है। उनको बोल देना नौकरी लग के दिखाऊंगा और एक दिन 100% लग के दिखाऊंगा कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि अभी मोस्टली प्रॉब्लम ऑफ फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। फीमेल्स के अंदर, क्योंकि अगर फीमेल्स मेरिड्स है तो उनके अंदर घर में घर का काम भी करना पड़ता है। ठीक है, घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चे होते हैं उनको भी रेडी करना पड़ता है, अगर मैरिड है तो हस्बैंड है उनका भी खाना रेडी करना, प्रेस करना। तो अगर उनके घर में अगर 2-3 लेडीज है, 2-3 लेडीज है और एक लेडीज अगर पढ़ रही है, अब 2 लेडीजों के क्या हो जाता है, अब 2 लेडीजों के गड़बड़ी हो गई। और यार ये तो सुबह सुबह है ना किताब लेके बैठ जाती है, अपने को दोनों को काम करना पड़ता है। फिर दोनों क्या कहेगी, यार ये तो ऐसी बैठती है, ऐसी नौकरी थोड़ी मिलती है। आप पेपर देने गए भागे भागे, एम्स का पेपर आया, अभी एम्स का तो पेपर आएगा भी, आप जो तैयारी कर रहे हो, चाहे एम्स का है, चाहे वो CHO का है, चाहे वो ESI का, जो मर्जी है, पेपर देने गए और पेपर देने जाते ही क्या हुआ, पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सपोज करो नहीं होता, कई बार भी हो सकता है, अपने मेहनत करते हैं और 1% रह जाते हैं, फिर यही दोनों क्या कहेगी लेडीज है, हमें तो पता था ये कौन सी पढ़ती थोड़ी है, इस काम के डर से बैठी रहती है, काम ना करना पड़े। तो उनके लिए बोल रहा हूं, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। आपको आपके माँ बाप, आपके बच्चों की कसम, आपके चाहने वालों की कसम, बच्चे शिद्दत से लग जाइए। मेरा एक ही मकसद है कि मैंने ज्यादा तो नहीं, मेरी लाइफ के अंदर अभी तक लगभग 500 से 700 स्टूडेंट को, 500 से 700 स्टूडेंट को अभी लास्ट 2 ईयर के अंदर मैंने गवर्नमेंट जॉब में सेटल किया है। ठीक है, 2 ईयर के अंदर 500 से 700 स्टूडेंट की रेस रही है। 2020 के अंदर मार्च में एकेडमी अपने ओपन की थी, उसके बाद से जो रेस्ट हो रहा है बच्चे 500 से 700 तक पहुंच गया है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हरियाणा के अंदर एकेडमी होने की वजह से यहाँ पे मोस्टली हरियाणा के स्टूडेंट, आपको पता है प्रायोरिटी ओनली हरियाणा गवर्नमेंट को देते हैं, बट अपना अभी जो टारगेट है वो ऑल ओवर इंडिया को लेके चलना है। मैं अब जो टारगेट लेके जा रहा हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, ऑल ओवर इंडिया का है। हम डाटा वही देंगे जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, बट उस डाटा को आपको बार बार पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं करत करत अभ्यास जड़ मत होते सुजान। जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे, आपको ही पढ़ना है, आपको ही याद रखना है, आपको ही पढ़ना है, आपको ही याद रखना है। एग्जाम के अंदर कोई दूसरा बताने नहीं आएगा बच्चे कि बी का सी कर ले, सी का डी कर ले, क्योंकि याद तो आपको रखना है। आपसे पूछ ले पाइसीमा में डाइट क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा हाई प्रोटीन है और हाई कैलोरी देते हैं। पाइसीमा में पोजीशन कौन सी देते हैं, हाई फाउलर देते हैं, याद रखना पड़ेगा बच्चे। याद रखोगे, और ये आज के टाइम मुश्किल नहीं है याद रखना, मुश्किल नहीं है याद रखना बच्चे। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, इस बात को नोट कर लेना बच्चे। ज्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं काम की बात पे आता हूं अब। ठीक है, काम की बात अपने बच्चे, आपके पास जो हमारी सीरीज चल रही है फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर ड्रीम, ऑन योर ड्रीम्स, इसके अंदर क्या है बच्चे, यहाँ पे ऑन योर ड्रीम्स के अंदर ये मात्र आपको YouTube पे फ्री मिलेगी बच्चे, YouTube के ऊपर आपको फ्री मिलेगी। और अगर आप इसकी PDF भी चाहते हो, अगर इसकी YouTube पे तो क्या बच्चे फ्री है, बट अगर आप इसकी PDF भी चाहते हो, आप सर अबे हमें ये नोट्स है वो PDF में भी मिल जाए ताकि बार बार हमें वीडियो ना देखना पड़े, तो मात्र 15 रुपए के अंदर बच्चे, मात्र 15 रुपए के अंदर है ये आपको जीनियस नर्सिंग अकेडमी, जीनियस नर्सिंग अकेडमी, जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर भी नाम दिख रहा है, नर्सिंग अकेडमी के चैनल पे आप जाओगे तो आप
वहां से स्टोर के ऐप को ओपन करोगे, ऐप के अंदर स्टोर है, स्टोर के अंदर आपको जीनियस एकेडमी के अंदर फोकस ऑन योर ड्रीम मिल जाएगा, वहां से बाय कर लेना। और वहां पे आप बाय करके इसकी जितनी भी पीडीएफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अपने टारगेट एपिसोड का 100 बच्चे 100 एपिसोड करेंगे। आज अपने 4 पे पहुंचे हैं और जल्दी अपने 1 मंथ 2 मंथ के अंदर 2 मंथ में मैं आपको 100 कंप्लीट करवा दूंगा। और 100 वो कंप्लीट होंगे बच्चे, बड़े ही शानदार क्लासेस देखने को मिलेगी, बड़े ही शानदार क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारा एक और है बच्चे, अर्जुन टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर भी धमाकेदार आपको कंटेंट देखने को मिलेगा 299 रुपए में। ठीक है, अर्जुन टेस्ट सीरीज, अर्जुन टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टेस्ट नहीं देना है बच्चे, अर्जुन वीडियो सीरीज है वो। और उसके अंदर क्या बच्चे 299 में आपको फुल थ्योरी के साथ, सॉरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे अर्जुन के अंदर आपको वीडियो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा 499 बच्चे के, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी और प्लस में एमसीक्यू मिलेगा। एमसीक्यू कौन सा बच्चे, यूट्यूब वाला भी मिलेगा, अर्जुन टेस्ट सीरीज वाला भी मिलेगा और थ्योरी भी मिलेगी 499 में। तीनों कंटेंट आपको एक साथ वहां पे देखने को मिलेगा, अर्जुन टेस्ट सीरीज, यूट्यूब और थ्योरी कंटेंट। इसके अलावा एक बच्चे ऑप्शन और अपने पास 999 का, 999 का, जिसके अंदर पैकेज रहेगा बच्चे आपका अर्जुन भी मिलेगी उसके अंदर आपको 999 में। इसके अलावा जी अपना फोक्स वाली भी मिलेगी, इसके अलावा थ्योरी भी मिलेगी और इसके अलावा बच्चे आपको की पॉइंट क्लासेज जो इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, की पॉइंट क्लासेज भी मिलेगी। तो ये आप ऑलरेडी आपको ये डाटा है वो मैंने मेंशन कर रखा है ऐप के ऊपर, तो वहां से आप जाके कर सकते हो। नहीं तो आप नीचे स्लाइड पे आपके स्क्रीन पे चल रहा है विनोद सर, वहां से कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट भी लिंक मंगवा सकते हो ऐप का। ओके बच्चे, थैंक यू।